अरब की खाड़ी का गहरा नीला पानी दुबई के आसमान छूते रोशनदानों की परछाई में किसी चादर की तरह शांत था। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए खेल का मैदान बनी इस जगह पर एक आलीशान यॉट किसी तैरते हुए महल की तरह लंगर डाले खड़ी थी। अंदर शैम्पेन और धीमी जैज की धुनों के बीच कला और दौलत का एक खतरनाक खेल चल रहा था। मायरा खन्ना अपनी पतली उंगलियों से वाइन का गिलास थामे उस शोर शराबे से बेपरवाह एकटक सामने बैठे मोटे पसीने से तरबतर शख्स को देख रही थी। शेख अल हमीद, हथियारों का सौदागर, जो अब एंटीक चीजों की तस्करी में हाथ आजमा रहा था। तो मिस खन्ना, शेख ने अपने बनावटी लहजे में कहा, ये राजपुताना खंजर अब मेरा है और मैं इसे बेचने के मूड में नहीं हूँ। मायरा के होठों पर एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी। शेख साहब, चीजों पर कब्जा कर लेने से वो आपकी नहीं हो जाती। ये खंजर मेरे पिता के कलेक्शन का हिस्सा था, जिसे आपकी लालच ने उनसे छीना था। मैं यहाँ खरीदने नहीं, वापस लेने आई हूँ। ये सुनते ही शेख के चेहरे पर घमंड की लहर दौड़ गई। उसने अपने पीछे खड़े दो भीमकाय बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। आप शायद भूल रही हैं कि आप कहाँ हैं। इस यॉट से आपकी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी। मायरा ने वाइन का एक घूंट भरा। आवाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में एक छोटा सा बटन दबाया। ठीक उसी पल यॉट की बत्तियां एक पल के लिए झपकी और फिर जल गईं। किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय शेख के, जिसकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजे पर समीर खड़ा था, उसके हाथ में एक छोटा सा डिटोनेटर था। समीर ने शांति से कहा, शेख साहब, इस यॉट के इंजन रूम में इतना प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है कि आपकी यॉट और आपके अरमान दोनों ही खाड़ी की गहराइयों में समा जाएंगे। खंजर टेबल पर रख दीजिए और हम सब चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। शेख का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से अपने कोट के अंदर से मखमल में लिपटा वो बेशकीमती खंजर निकाला और टेबल पर रख दिया। मायरा उठी, उसने खंजर उठाया और उसकी नक्काशी पर उंगलियां फेरी, जैसे किसी खोई हुई चीज को सहला रही हो। ये सिर्फ एक खंजर नहीं है शेख, मायरा ने धीमी बर्फीली आवाज में कहा। ये मेरे पिता की विरासत का टुकड़ा है और अपनी विरासत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वो मुड़ी और समीर के साथ बाहर निकल गई। यॉट से दूर अपनी स्पीड बोट पर बैठते हुए समीर ने पूछा, क्या ये जरूरी था? हम इसे और आसानी से निकाल सकते थे। मायरा ने खंजर को देखते हुए कहा, नहीं समीर, इन्हें पता चलना चाहिए कि खन्ना आर्ट हेरिटेज अब सिर्फ कला की नुमाइश नहीं करता, ये इंसाफ भी करता है। पापा को धोखा देने वालों में से एक एक को यही खौफ महसूस होना चाहिए। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सम्मान और दुश्मनों के लिए नफरत की आग जल रही थी, एक ऐसी आग जिसे समीर सालों से हवा दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि जिस विरासत को वो पाक मानकर पूज रही थी, उसकी बुनियाद ही धोखे और गुनाह की मिट्टी से बनी थी। हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर उमस और मशीनों का शोर था। एयर कंडीशनर के बावजूद अफसर अर्जुन सिंह शेखावत के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन ये गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि एड्रेनलिन की वजह से था। पक्की खबर है सर? उसके जूनियर इंस्पेक्टर यादव ने पूछा। अर्जुन की नजरें स्कैनर से गुजरते एक एक बक्से पर गड़ी थी। इंटेलिजेंस इससे ज्यादा पक्की नहीं हो सकती यादव। दुबई से एक शिपमेंट आ रहा है घोषाल स्कल्पचर्स के नाम पर, लेकिन अंदर माल कुछ और है। वही राजपूताना खंजर जो 2 साल पहले दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से चोरी हुआ था। अर्जुन की नसों में खून तेजी से दौड़ रहा था। ये केस उसके लिए सिर्फ एक और केस नहीं था, ये व्यक्तिगत था। इसी सिंडिकेट, जिसका नेटवर्क दुबई से लेकर लंदन तक फैला था, ने उसके पिता डीएसपी देव सिंह शेखावत का करियर और जान दोनों ले ली थी। आधिकारिक रिपोर्ट कहती थी कि उसके पिता ने तस्करों से रिश्वत ली थी और फिर बेइज्जती में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अर्जुन जानता था ये झूठ था। उसके पिता ईमानदार थे और उन्हें फंसाया गया था। उस दिन से इस सिंडिकेट को तबाह करना ही अर्जुन की जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। कंसाइनमेंट आ गया सर, यादव चिल्लाया। अर्जुन की टीम हरकत में आ गई। लकड़ी का एक बड़ा सा बक्सा उनके सामने लाया गया। कागजात बिल्कुल सही थे। कंसाइनी का नाम था खन्ना आर्ट हेरिटेज। अर्जुन ने सिर हिलाया और बक्से को सावधानी से खोला गया। अंदर भूसे और थर्माकोल के बीच एक बेहद खूबसूरत पत्थर की मूर्ति रखी थी, बुद्ध की एक शांत प्रतिमा। लेकिन कोई खंजर नहीं था, सब कुछ कानूनी था, हर दस्तावेज सही था। अर्जुन ने मूर्ति को हर तरफ से जांचा, कोई छिपा हुआ कंपार्टमेंट नहीं, कोई दोहरी परत नहीं, वो एक साधारण कीमती कलाकृति थी। यादव ने निराश होकर कहा, लगता है टिप गलत थी सर। अर्जुन ने बक्से के अंदर हाथ घुमाया, उसकी उंगलियों को भूसे के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने उसे उठाया, वो एक छोटा सा मखमल का टुकड़ा था, ठीक वैसा ही जिसमें कीमती खंजर रखे जाते हैं, लेकिन वो खाली था। अर्जुन समझ गया, टिप गलत नहीं थी, वो एक कदम पीछे रह गए थे। किसी ने उन्हें मात दे दी थी। खंजर भारत आ चुका था, लेकिन इस रास्ते से नहीं। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। उसके सीनियर का फोन आया, अर्जुन स्टैंड डाउन, कुछ नहीं मिला, इट्स अ डेड एंड। अर्जुन ने फोन काट दिया और कंसाइनमेंट के कागजात उठाए। उसकी नजरें एक नाम पर आकर रुक गईं, मायरा खन्ना।
प्रोप्राइटर, खन्ना आर्ट हेरिटेज। उसने खाली मखमल के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो फुसफुसाया। ये तो बस शुरुआत है मिस मायरा खन्ना, अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। खन्ना आर्ट हेरिटेज किसी आर्ट गैलरी की तरह नहीं, बल्कि किसी आधुनिक मंदिर की तरह महसूस होता था। ऊंची सफेद दीवारें जिन पर करोड़ों की कलाकृतियां सटीकता से लटकी थीं, और पॉलिश किए हुए इतालवी संगमरमर का फर्श जिस पर चलने की आहट भी गूंजती थी। हवा में ओजोन और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली महक थी। ये जगह ताकत और नफासत की नुमाइश करती थी। एक ऐसी दुनिया जो अर्जुन सिंह शेखावत की दुनिया से कोसों दूर थी। अर्जुन अपनी सामान्य जीन्स और शर्ट में उस शांत माहौल में एक बेचैन लहर की तरह दाखिल हुआ। उसकी आंखें किसी कला पारखी की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह हर कोने का जायजा ले रही थीं। सीसीटीवी कैमरे, एग्जिट पॉइंट्स, स्टाफ का व्यवहार। गैलरी के बीचों बीच मायरा खन्ना एक फ्रांसीसी खरीदार को 10वीं सदी की चोल वंश की एक कांस्य मूर्ति के बारे में बता रही थी। उसकी आवाज में एक प्रोफेसर जैसी समझ और एक कवियत्री जैसी लय थी। उसने अर्जुन को आते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपनी बात खत्म की, खरीदार से हाथ मिलाया और उसे अपने एक असिस्टेंट के हवाले कर दिया। फिर वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी। ऑफिसर शेखावत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसमें छुपी ठंडक अर्जुन ने महसूस कर ली थी। बिना वर्दी के मेरे हम्बल अबोर्ड में मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई कलाकृति चोरी नहीं हुई है। अर्जुन उसके व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए सीधा मुद्दे पर आया। आपके नाम से दुबई से एक कंसाइनमेंट आया था, बुद्ध की एक मूर्ति। कस्टम्स में सब कुछ ठीक था। मायरा ने अपनी भौहें चढ़ाई। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? क्या सरकार अब अपनी कानूनी खेपों पर भी सवाल उठाने लगी है? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं मिस खन्ना, अर्जुन ने कहा। उसकी नजरें मायरा के चेहरे पर टिकी थीं। हम एक बहुत कीमती राजपुताना खंजर की तलाश में थे। हमारी जानकारी थी कि वो उस शिपमेंट में है। मायरा हल्के से हंसी। एक खंजर मेरी गैलरी में? ऑफिसर, मैं कला बेचती हूँ, हथियार नहीं। शायद आपकी जानकारी को अपडेट की जरूरत है। ये एक दिमागी खेल था। दोनों एक दूसरे पर बिना आवाज के वार कर रहे थे। मायरा का शांत आत्मविश्वास और अर्जुन का अटल संदेह हवा में टकरा रहे थे। तभी अर्जुन की नजरें मायरा के पीछे उसके ऑफिस की दीवार पर पड़ी। दीवार पर मायरा के पिता स्वर्गीय प्रोफेसर आलोक खन्ना की उपलब्धियों को समर्पित तस्वीरें और लेख लगे थे। एक तस्वीर पर आकर उसकी नजरें ठहर गईं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी पुराने दीक्षांत समारोह की एक ग्रुप फोटो थी। प्रोफेसर खन्ना बीच में थे, अपने छात्रों से घिरे हुए। लेकिन तस्वीर के एक कोने में एक नौजवान पुलिस अफसर की वर्दी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक चेहरा जिसे अर्जुन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। डीएसपी देव सिंह शेखावत। अर्जुन की आवाज में एक अनजाना भारीपन आ गया था। उसने तस्वीर की तरफ इशारा किया। मेरे पिता। मुझे नहीं पता था कि वो आपके पिता को जानते थे। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, मायरा के चेहरे का नकाब उतरा। उसकी आंखों में असली आश्चर्य और उलझन दिखाई दी। उसने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन इशारा कर रहा था, और फिर सवालिया नजरों से समीर की ओर देखा, जो खामोशी से पास ही खड़ा सब देख रहा था। समीर बिना एक पल गवाए आगे आया। उसके चेहरे पर एक शांत सधी हुई मुस्कान थी, जैसे वो इस सवाल का इंतजार ही कर रहा हो। हाँ ऑफिसर, प्रोफेसर साहब और आपके पिता देव जी यूनिवर्सिटी के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, समीर ने बेहद सहजता से कहा। उसकी आवाज में एक पुरानापन था, जैसे वो कोई भूली हुई कहानी सुना रहा हो। एक ही हॉस्टल में रहते थे, लेकिन बाद में रास्ते अलग हो गए। अर्जुन ने अपनी आंखें से कोड़ी। रास्ते अलग हो गए या कर दिए गए? समीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई दुखद याद ताज़ा कर रहा हो। पेशेवर मतभेद आप कह सकते हैं। देवजी कानून के आदमी थे और प्रोफेसर साहब इतिहास के। कभी कभी सिद्धांतों की लड़ाई में दोस्ती पीछे छूट जाती है। प्रोफेसर साहब को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उनकी दोस्ती इस तरह खत्म हुई। ये एक निखरी हुई झूठी कहानी थी, इतनी विश्वसनीय कि एक पल के लिए मायरा ने भी उस पर यकीन कर लिया। उसे अपने पिता के बारे में एक नया सच पता चला था, और इस सच ने अर्जुन के यहाँ होने का एक नया मतलब दे दिया था। मायरा की आंखों में अब उलझन की जगह एक ठंडी समझदारी ने ले ली थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा, और इस बार उसकी आवाज में शहद नहीं, जहर था। तो ये बात है ऑफिसर शेखावत, ये कोई आधिकारिक जांच नहीं है। आप यहाँ अपने पिता की पुरानी रंजिश का हिसाब बराबर करने आए हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो पूरी तरह नियंत्रण में थी। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी ड्यूटी से दूर रखें। मेरी गैलरी की प्रतिष्ठा बेदाग है, और मैं किसी को भी उस पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दूंगी। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो इस दिमागी खेल में हार गया था। समीर ने बड़ी चालाकी से उसके निजी घाव को
उसी के खिलाफ एक हथियार बना दिया था। वो जानता था कि समीर झूठ बोल रहा है। उसकी सहजता कुछ ज्यादा ही सधी हुई थी, उसकी कहानी कुछ ज्यादा ही मुकम्मल थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। और हाँ ऑफिसर, मायरा ने पीछे से कहा, अगर आपको कला में रुचि हो तो अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। अर्जुन दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन अपने पीछे सवालों का एक नया जाल छोड़ गया था। और उस जाल के केंद्र में अब सिर्फ एक स्मगलिंग सिंडिकेट नहीं, बल्कि 3 लोगों की एक पुरानी अनकही कहानी थी। आलोक खन्ना, देव सिंह शेखावत और विक्रम सिंह राणा। अंदर मायरा ने समीर की तरफ देखा। आपने मुझे कभी नहीं बताया समीर। समीर ने शांति से जवाब दिया, कुछ कहानियों दफन ही रहे तो बेहतर है मायरा। वो तुम्हारे पिता को तकलीफ देती थी। एक और झूठ, एक और परत जो सच्चाई के ऊपर चढ़ा दी गई थी। और मायरा ने अपने वफादार रक्षक पर पूरा भरोसा करते हुए उस झूठ को भी सच मान लिया। गैलरी में उस दिन हुई मुलाकात के बाद कई हफ्ते बीत गए। अर्जुन सिंह शेखावत के लिए ये वक्त एक जुनून और अंधेरी सुरंग में भटकने जैसा था। उसके सीनियर्स ने उसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए खन्ना केस से आधिकारिक तौर पर हटा दिया था, लेकिन ये उसे रोकने के लिए नाकाफी था। अब उसकी जांच छिपकर होती थी, देर रात तक जब दुनिया सो जाती थी और वो अपने पिता की पुरानी फाइलों और अपनी नफरत की आग के साथ अकेला होता था। वो जानता था कि समीर झूठ बोल रहा था। उस कहानी में कुछ तो गलत था। 2 जिगरी दोस्त सिर्फ पेशेवर मतभेद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते, खासकर तब जब उनमें से एक की मौत संदिग्ध हालात में हो। अर्जुन जब मायरा की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी, उसके शिपमेंट्स, उसकी नीलामियां, उसके अंतर्राष्ट्रीय दौरे, सब कुछ सतह पर शीशे की तरह साफ था। वो एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था, एक ऐसा सिंडिकेट जो इतना शातिर था कि अपने पीछे कोई निशान ही नहीं छोड़ता था। एक रात हताशा में वो अपने पिता के पुराने संदूक को खंगाल रहा था, जिसमें उनकी वर्दी, मेडल्स और कुछ निजी सामान रखा था। वो न जाने क्या ढूंढ रहा था, शायद कोई सुलाग, कोई भूली हुई डायरी। तभी उसकी उंगलियां वर्दी की एक पुरानी जेब के अंदर किसी ठंडी धातु की चीज से टकराई। उसने उसे बाहर निकाला। वो एक छोटी बिना किसी निशान वाली चाबी थी जो किसी बैंक लॉकर की लग रही थी। अर्जुन ने ऐसी चाबी पहले कभी नहीं देखी थी। अगले कुछ दिन एक धुंध की तरह बीते। अर्जुन दिल्ली के पुराने नामी बैंकों के चक्कर काटता रहा। हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, ये चाबी हमारे बैंक की नहीं है। वो लगभग उम्मीद छोड़ चुका था जब चांदनी चौक की एक तंग गली में स्थित एक पुराने, लगभग भुला दिए गए प्राइवेट बैंक दिल्ली सिटीजन वॉल्ट में उसकी तलाश खत्म हुई। ये उन जगहों में से एक थी जहां शहर के सबसे अमीर और सबसे सीक्रेटिव लोग अपनी दौलत और राज छिपाते थे। प्रबंधक ने पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और पुष्टि की, हाँ, ये लॉकर नंबर 307 है, डीएसपी देव सिंह शेखावत के नाम पर। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अर्जुन को उस धूल भरी ठंडी तिजोरी तक ले जाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि अंदर उसे विक्रम सिंह राणा और खन्ना सिंडिकेट के खिलाफ सबूतों का खजाना मिलेगा, वो निर्णायक सबूत जो उसके पिता की बेगुनाही और शहादत को साबित कर देगा। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। दरवाजा एक क्लिक की आवाज के साथ खुला। अंदर कैश या सोना नहीं था, बस कुछ पुरानी मोटी फाइलें और एक चमड़े की छोटी सी डायरी रखी थी। उसने पहली फाइल उठाई। ये किसी हेरिटेज एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी का पार्टनरशिप अग्रीमेंट था जो 30 साल पहले बनाया गया था। उसने पार्टनर्स के नाम पढ़े और उसकी सांसें रुक गईं। पार्टनर 1 आलोक खन्ना, पार्टनर 2 देव सिंह शेखावत, पार्टनर 3 विक्रम सिंह राणा। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। ये नामुमकिन था। उसके पिता, एक अपराधी और एक राजनेता के साथ पार्टनर। उसने कांपते हाथों से दूसरी फाइल खोली। उसमें विदेशी बैंकों के साथ लेन देन के दस्तावेज थे। उन कलाकृतियों का जिक्र था जो सालों पहले भारत के मंदिरों और संग्रहालयों से चोरी हुई थी। ये सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा था और उसका पिता इसका हिस्सा था। आखिर में उसने वो चमड़े की डायरी उठाई। वो एक स्विस बैंक की पासबुक थी। उसने उसे खोला। ये एक जॉइंट अकाउंट था और वो 2 नामों पर था, आलोक खन्ना और देव सिंह शेखावत। उस पल अर्जुन के कानों में एक तेज सन्नाटा गूंजने लगा। उसके हाथ से पासबुक फर्श पर गिर गई। वो दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। उसके आदर्श, उसकी प्रेरणा, उसकी लड़ाई की वजह, सब कुछ एक पल में ढह गया। उसका पिता एक ईमानदार अफसर नहीं था जिसे फंसाया गया था, वो एक अपराधी था। वो उसी सिंडिकेट का हिस्सा था जिसे अर्जुन तबाह करना चाहता था। उसकी नफरत, उसका बदला, उसका जुनून, सब कुछ एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। विक्रम सिंह राणा सिर्फ उसके पिता का कातिल नहीं था, वो एक पुराना साथी था जिसने धोखा दिया था। और आलोक खन्ना, वो भी उसी गुनाह में बराबर का शरीक था। अर्जुन को मायरा का चेहरा याद आया, जो अपने पिता को एक संत मानकर उसकी विरासत के लिए लड़ रही थी। अर्जुन को खुद पर हंसी आई। वो भी तो यही कर रहा था। वे दोनों दुश्मन नहीं थे,
वे एक ही नाव में सवार दो अज्ञानी मुसाफिर थे जो अपने पिताओं के बुने हुए झूठ के समंदर में तैर रहे थे। उस रात वो अपने घर लौटा, लेकिन अब वो एक अफसर नहीं था जो न्याय चाहता था। वो एक बेटे का टूटा हुआ दिल था जिसे सच्चाई की तलाश थी। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा जिसमें वो वर्दी पहने मुस्कुरा रहे थे। आज उस मुस्कान में उसे ईमानदारी नहीं, एक गहरा धोखा नजर आ रहा था। उसने पासबुक उठाई। अब उसके मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी और एक नया मकसद। उसे मायरा खन्ना से मिलना था, लेकिन इस बार एक दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि एक और धोखे का शिकार हुए इंसान के तौर पर, जो उसे उस नकाब के पीछे का सच दिखाने जा रहा था जिसे वो और मायरा दोनों ही पहने हुए थे। मायरा खन्ना का ऑफिस उसकी अपनी दुनिया था, एक शांत नियंत्रित किला जहां हर चीज उसकी मर्जी से होती थी। लेकिन उस दोपहर अर्जुन सिंह शेखावत उस किले के दरवाजे को बिना किसी इजाजत के खोलता हुआ अंदर चला आया। वो अकेला था। उसकी चाल में इस बार किसी अफसर का रौब नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और खालीपन था। समीर, जो हमेशा की तरह चौकन्ना था, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें सिर्फ मायरा को ढूंढ रही थीं, जो अपनी मेपल की लकड़ी से बनी विशाल डेस्क पर बैठी किसी नीलानी की कैटलॉग देख रही थी। बाहर निकलिए ऑफिसर, समीर ने अपनी भारी आवाज में कहा। आप बिना अपॉइंटमेंट के उसे आने दो समीर, मायरा ने बिना नजरें हटाए कहा। उसे लगा कि ये अर्जुन की हताशा का एक और प्रदर्शन है। अर्जुन आगे बढ़ा और मायरा की डेस्क के सामने आकर रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जैकेट की जेब से कुछ पुराने मुड़े हुए कागज निकाले और उन्हें एक एक कर डेस्क पर रख दिया। सबसे ऊपर उसने वो स्विस बैंक की पासबुक रख दी। खामोशी कमरे में किसी बोझ की तरह फैल गई। मायरा ने झुंझलाकर नजरें उठाईं। ये क्या बकवास है? अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मेरा। उसकी आवाज कागजों पर लिखे नामों को देखकर बीच में ही अटक गई। हेरिटेज एक्सपोर्ट्स पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और उस पर 3 दस्तखत जिन्हें वो सपनों में भी पहचान सकती थी। उसके पिता आलोक खन्ना, विक्रम सिंह राणा और देव सिंह शेखावत। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने कांपते हुए पासबुक उठाई। जॉइंट अकाउंट, आलोक खन्ना और देव सिंह शेखावत। ये कोई जाल है, वो फुसफुसाई, लेकिन उसकी अपनी आवाज ही उसका साथ नहीं दे रही थी। तुमने ये सब बनाया है, अर्जुन ने पहली बार बोला। उसकी आवाज में गुस्सा या जीत नहीं, बल्कि एक गहरी साझा की हुई पीड़ा थी। ये जाल नहीं है मायरा, ये वो सच है जिसके नीचे हम दोनों दबे हुए हैं। ये मेरे पिता के लॉकर से मिला है। हमारे पिता, वो दोस्त या दुश्मन नहीं थे, वो पार्टनर थे गुनाह में। उसने बताया कि कैसे ये सिंडिकेट सिर्फ राणा का नहीं था, इसे उन तीनों ने मिलकर शुरू किया था। कैसे वे भारत की विरासत को बाहर बेचकर अमीर बन रहे थे। एक तरफ प्रोफेसर खन्ना का ज्ञान और कला की समझ, दूसरी तरफ डीएसपी शेखावत का कानूनी बचाव और अंदर की खबरें, और तीसरी तरफ राणा की राजनीतिक ताकत। ये एक निखूत तिकड़ी थी। मायरा का चेहरा भावहीन था, जैसे पत्थर का बन गया हो। उसका दिमाग इन बातों को सच मानने से इनकार कर रहा था। ये नामुमकिन था। उसके पिता एक विद्वान थे, एक सज्जन व्यक्ति, जिनका एकमात्र जुनून इतिहास और कला थी। वो अपराधी नहीं हो सकते। उसकी तर्कहीन होती दुनिया में उसे सिर्फ एक ही सहारे का नाम याद आया, एक ही इंसान जो उसके पिता के हर सच का रखवाला था। वो अपनी कुर्सी से उठी, उसके हाथ में वो कागज कांप रहे थे। वो समीर के पास गई, जो मूर्ति की तरह खड़ा सब देख रहा था। समीर, मायरा की आवाज एक बच्चे की तरह लाचार थी। ये झूठ है ना समीर? मेरी आंखों में देखो और कहो कि ये सब झूठ है। कहो कि ये इस अफसर की कोई चाल है। समीर चुप रहा। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर दशकों का बोझ उतर आया था। उसका ये मौन किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। ये एक स्वीकारोक्ति थी। मायरा का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी आवाज अब एक दहाड़ में बदल गई, जिसमें दर्द और धोखा मिला हुआ था। आपने मुझसे झूठ बोला इतने सालों तक, हर रोज, हर पल, क्यों? अर्जुन चुपचाप ये सब देख रहा था। ये लड़ाई अब उसकी नहीं थी, ये उस लड़की की थी जिसका पूरा जीवन एक झूठ पर आधारित था, और उस आदमी की जिसने उस झूठ को रचा था। समीर ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने, आलोक साहब ने मुझसे वादा लिया था मायरा, अपनी आखिरी सांसों में। उसने बताया कि कैसे राणा के धोखे के बाद जब मायरा के पिता मौत के कगार पर थे, उन्होंने समीर से सिर्फ एक ही चीज मांगी थी। उन्होंने कहा था, मेरी बेटी को इस गंदगी से दूर रखना समीर। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बाप कौन था। वो मुझे एक हीरो की तरह याद करे, एक गुनहगार की तरह नहीं। उसे उस रास्ते पर ले जाना जो मैं नहीं चुन सका। समीर ने मायरा के सामने घुटने टेक दिए। मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया मायरा। मैंने तुम्हें उस सच्चाई से बचाने की कोशिश की जो तुम्हें तोड़कर रख देती। तुम्हारे बदले की आग को मैंने ही हवा दी, ताकि तुम्हारी नफरत एक सही दिशा में रहे, ताकि तुम कभी अपने पिता के नाम पर शक न करो।
हर शब्द एक हथौड़े की तरह मायरा पर बरस रहा था। उसका बदला एक झूठ था, उसकी विरासत एक गुनाह थी, उसका पिता एक अपराधी था और उसका सबसे वफादार साथी, उसका रक्षक, सबसे बड़ा धोखेबाज। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और अपने पिता की उस तस्वीर को देखने लगी जो दीवार पर लगी थी। वही मुस्कुराता हुआ विद्वान चेहरा, लेकिन अब उस चेहरे पर उसे एक नकाब दिखाई दे रहा था और उस नकाब के पीछे एक अजनबी था जिसे वो कभी जानती ही नहीं थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ 3 टूटे हुए इंसानों की सांसों की आवाज थी। नकाब उतर चुका था और उसके पीछे की सच्चाई आईने की तरह साफ और उतनी ही चुभने वाली थी। समय जैसे उस ऑफिस में जम गया था। समीर के कबूलनामे के बाद कमरे में एक असहनीय खामोशी पसर गई थी जो सिर्फ 3 इंसानों की टूटी हुई सांसों से टूट रही थी। मायरा अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी, उसकी आंखें अपने पिता की तस्वीर पर टिकी थी, लेकिन अब वो उस चेहरे में कोई अक्स नहीं देख पा रही थी। वो एक ऐसे अजनबी को घूर रही थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी लिख दी थी, और वो भी झूठ की स्याही से। अर्जुन खामोश खड़ा था। वो यहाँ एक दुश्मन को तोड़ने आया था, लेकिन अब वो अपने सामने एक और खुद को देख रहा था, एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया, जिसकी पहचान एक ही झटके में उससे छीन ली गई थी। पहली बार उसे मायरा के लिए नफरत या शक नहीं, बल्कि एक अजीब सा गहरा रिश्ता महसूस हुआ। वे दोनों एक ही धोखे की संतानें थे। समीर अब भी घुटनों पर था, उसका सिर झुका हुआ। दशकों की वफादारी और एक वादे के बोझ ने आज उसे तोड़कर रख दिया था। अचानक मायरा हिली। वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। उसके कदम शांत थे, लेकिन उनमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी तूफान से ज्यादा खौफनाक थी। वो धीरे धीरे चलकर उस दीवार के पास गई जहां उसके पिता की उपलब्धियों की तस्वीरें लगी थी। उसने वो तस्वीर उतारी जिसमें उसके पिता को कला संरक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर बिना किसी भाव के उसे अपने घुटने पर रखकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। लकड़ी के टूटने की कर्कश आवाज उस खामोशी में गूंज उठी। फिर वो अपनी डेस्क की तरफ मुड़ी जहां चोल वंश की वो बेशकीमती कांस्य मूर्ति रखी थी जिसे उसने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना था। उसने उस मूर्ति को उठाया, उसे एक पल के लिए देखा और फिर पूरी ताकत से उसे संगमरमर के फर्श पर पटक दिया। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े रो गए। मायरा! समीर की आवाज में दर्द था। चुप रहो! मायरा की आवाज किसी चाबुक की तरह पड़ी। एक और शब्द नहीं। जिस विरासत को बचाने का तुमने नाटक किया उसे मैं आज अभी यहीं खत्म कर रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक वीरान सर्द गुस्सा था। ये सब झूठ था। ये आर्ट गैलरी, ये सम्मान, ये विरासत, सब एक गुनाह को छिपाने का नकाब था। वो अर्जुन की तरफ मुड़ी। तुम्हारे पिता भी गुनहगार थे, मेरे पिता भी, और विक्रम राणा आज भी उस गुनाह की सल्तनत पर बैठा है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में भी वही टूटन थी। अब बदले का कोई मतलब नहीं मायरा, हम मरे हुए गुनहगारों का बदला नहीं ले सकते। तो क्या करें? मायरा की आवाज में हताशा थी। इस सच के साथ जिएं कि हम धोखेबाजों की औलाद हैं? नहीं, अर्जुन ने कहा, और पहली बार उसकी आंखों में एक नई खतरनाक चमक दिखाई दी। हम इस सच को मिटा देंगे। हम इस विरासत को खत्म कर देंगे जिसने हमें जन्म दिया। हम विक्रम राणा को सिर्फ कानून के हवाले नहीं करेंगे, हम उसे तबाह कर देंगे। उसका नेटवर्क, उसकी दौलत, उसकी इज्जत, सब कुछ। हम उस आग को बुझाएंगे जिसे हमारे पिताओं ने शुरू किया था। ये एक भयानक प्रस्ताव था। ये न्याय नहीं, प्रलय की मांग थी। मायरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसे वहां अपनी ही परछाई दिखाई दी। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खो चुका था और अब जिसके पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा था। यही रास्ता था, यही एकमात्र तरीका था इस जहर से मुक्त होने का। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे कानून पर भरोसा नहीं, मैं इसे अपने तरीके से करूंगी। अर्जुन ने एक पल के लिए उसके हाथ को देखा और फिर अपना हाथ उस पर रख दिया। तुम्हारे तरीके, मेरे साधन, तुम्हारे सिंडिकेट का नेटवर्क और मेरी सरकारी सिस्टम की जानकारी, हम उसे वहीं चोट करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये एक समझौता था, 2 टूटे हुए दिलों के बीच, 2 तबाह हुई जिंदगियों के बीच। मायरा की नजर अब समीर पर पड़ी जो अब भी फर्श पर बैठा था। तुम, मायरा की आवाज में कोई दया नहीं थी। तुमने ये आग शुरू होने दी, अब तुम ही इसे बुझाने में हमारी मदद करोगे। तुम हमें विक्रम राणा के बारे में वो सब कुछ बताओगे जो मेरे पिता जानते थे, उसकी हर कमजोरी, हर राज। तुमने अपना वादा नहीं निभा सके समीर, अब तुम अपना गुनाह कबूल करोगे। समीर ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में प्रायश्चित था। उसने सिर हिला दिया। ये उसकी सजा थी और वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। ऑफिस में अब 3 लोग थे, लेकिन उनके रिश्ते बदल चुके थे। एक टूटी हुई वारिस, एक बागी अफसर और एक प्रायश्चित करता हुआ रक्षक। तो शुरुआत कहाँ से करे? अर्जुन ने पूछा। मायरा अपनी डेस्क पर बिखरे मूर्ति के टुकड़ों के पास गई। उसने एक नुकीला टुकड़ा उठाया, उसकी धार को महसूस किया। उसकी आंखों में एक सर्द निश्चय था। शुरुआत वहां से होगी जहां विक्रम राणा का गुरूर बसता है, उसने कहा। जिनेवा में होने वाली ग्लोबल आर्ट्स समिट।
दुनिया के सामने हम उसकी इज्जत का नकाब उतारेंगे और फिर उसके साम्राज्य की हर ईंट गिरा देंगे। जिनेवा की हवा में दौलत और कूटनीति की महक थी। ग्लोबल आर्ट्स समिट दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा था और इस दुनिया का बेताज बादशाह था विक्रम सिंह राणा। वो अपनी सफलता के शिखर पर था, इस बात से अनजान कि उसकी सल्तनत की नींव में डायनामाइट लगाया जा चुका था। मायरा एक खूबसूरत और महंगी साड़ी में किसी राजकुमारी की तरह उस भीड़ में घूम रही थी। उसका नकाब इतना निखुत था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी मुस्कान के पीछे तबाही का इरादा छिपा था। अर्जुन एक साधारण टेक्नीशियन के भेष में कम्युनिकेशन रूम से सब कुछ देख रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी शिकारी की तरह चल रही थी और समीर अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए पर्दे के पीछे राणा के सुरक्षा घेरे में छोटी छोटी दरारें पैदा कर रहा था। हमला एक साथ 3 दिशाओं से हुआ। ठीक रात 9 बजे जब राणा समिट को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़ा, अर्जुन ने अपना पहला कदम चला। उसने स्विस अधिकारियों को उन गुप्त बैंक खातों की जानकारी लीक कर दी जिनसे राणा अपने काले धन को सफेद करता था। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप मच गया। मंच पर पहुंचने से पहले ही राणा के अरबों डॉलर के खाते फ्रीज हो चुके थे। ठीक 9:05 पर मायरा की बारी आई। उसे एक विशेष पैनल चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने बोलना शुरू किया कला के संरक्षण पर, और फिर अचानक उसने अपनी बात का रुख मोड़ दिया। कला को सबसे बड़ा धड़कन उन गिद्धों से है जो इसे दौलत और ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लोग जैसे विक्रम सिंह राणा। उसने प्रोजेक्टर पर अपने पिता की छिपी हुई डायरी के पन्ने, शिपिंग मैनिफेस्ट और तस्वीरों को दिखाना शुरू कर दिया। ये राणा के 30 साल के आपराधिक साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा था, जिसे मायरा की विश्वसनीयता और कला जगत में उसके नाम ने एक अकाट्य सबूत बना दिया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम राणा, जो मंच पर पहुंच चुका था, अपनी इज्जत को तार तार होते हुए देखने के लिए वहीं जड़ हो गया। और ठीक 9:10 पर समीर ने अपना काम किया। उसने राणा के सबसे वफादार लोगों तक ये झूठी खबर पहुंचा दी कि राणा उन सबको बलि का बकरा बनाकर भागने की फिराक में है। भगदड़ और अविश्वास ने राणा के किले को अंदर से खोखला कर दिया। घंटों के भीतर एक साम्राज्य ढह गया, लेकिन मायरा और अर्जुन का काम अभी बाकी था। वे जानते थे कि राणा कहाँ मिलेगा। समिट हॉल के नीचे उसकी निजी तिजोरी में, जहां उसने अपनी सबसे कीमती चोरी की कलाकृतियां रखी थीं। जब वे वहां पहुंचे तो राणा अकेला था, एक अनमोल मुगलकालीन हार को हाथ में लिए हुए। उसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। तो पार्टनरों के बच्चे बदला लेने आ ही गए, वो हंसा। तुमने मेरे पिता को मारा, मायरा की आवाज में नफरत थी। तुमने मेरा परिवार तबाह कर दिया, अर्जुन ने कहा। राणा ने एक ठहाका लगाया जो उस शांत कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजा। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझ में इतना धैर्य कहाँ। उसने हार को वापस रखते हुए कहा, तुम्हारे पिताओं ने एक दूसरे को मारा। मायरा और अर्जुन एकटक उसे देखते रह गए। दौलत का नशा ऐसा ही होता है बच्चों, राणा ने कहा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। तुम्हारा बाप आलोक एक लालची आदमी था और तुम्हारा बाप देव एक डरपोक। आलोक को लगा कि देव उसे धोखा देकर सारा माल खुद रख लेगा। देव को लगा कि आलोक की वजह से वो पकड़ा जाएगा। एक रात एक शिपमेंट पर बहस हुई और दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। मैं तो बस तमाशा देख रहा था और आखिर में बची हुई सल्तनत उठा ली। ये एक ऐसा जहर था जिसका कोई इलाज नहीं था। ये सच भी हो सकता था और उन्हें हमेशा के लिए तड़पाने के लिए राणा का आखिरी झूठ भी। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। उसी पल स्विस पुलिस के कमांडो ने दरवाजा तोड़ दिया। अर्जुन ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। राणा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस मुस्कुराता रहा। 1 महीने बाद दिल्ली की एक शांत झील के किनारे मायरा और अर्जुन आखिरी बार मिले। दुनिया राणा के पतन की कहानियों से भरी पड़ी थी। खन्ना आर्ट हेरिटेज को बंद कर दिया गया था और उसकी सारी कलाकृतियां सरकार को दान कर दी गई थी। अब क्या करोगी, अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, मायरा ने झील के पानी को देखते हुए कहा। शायद कहीं दूर चली जाऊं जहां कोई खन्ना या शेखावत ना हो। एक नया नाम, एक नई पहचान। और तुम? मैंने इस्तीफा दे दिया है, अर्जुन ने कहा। मैं उस वर्दी को और नहीं पहन सकता जिसे मेरे पिता ने दागदार किया था। शायद मैं भी एक नई शुरुआत की तलाश में हूँ। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी। वो एक साथ लड़े थे, एक साथ टूटे थे और एक दूसरे को किसी और से बेहतर समझते थे, लेकिन वो एक साथ नहीं हो सकते थे। वो एक दूसरे के लिए जीत का प्रतीक नहीं बल्कि उस जहरीली विरासत की दर्दनाक याद थे जिसे वे पीछे छोड़ना चाहते थे। अलविदा अर्जुन, मायरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अलविदा मायरा। और फिर वे उठे और 2 विपरीत दिशाओं में चल दिए। उनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी और सामने थी एक अनजानी राह।
वे उस आग से निकल आए थे जिसे उनके पिताओं ने शुरू किया था, लेकिन उसकी तपिश और उसके दाग हमेशा उनके साथ रहने वाले थे। नकाब उतर चुका था और अब पहली बार वे अपनी असली पहचान की तलाश में आज़ाद थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताना मत भूलना कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं और किस समय देख रहे हैं। मुझे आपके जवाब पढ़कर बहुत खुशी होगी। आपकी सपोर्ट ही हमें नई नई कहानियाँ बनाने की ताकत देती है।